तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी। आज हम ऐसे महान शासकों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना ही नहीं की बल्कि उन्होंने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक के बारे में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा मौर्य साम्राज्य के शासक। मैं हूँ एएस चौहान सर। आज जो मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा करनी हमें, जिसका समय 322 बीसी से स्टार्ट होता है, 185 बीसी तक जाता है। तो ऐसे महान शासकों के बारे में जिनका समय और जिनका साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया, और ये महान शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। समय 322 बीसी से इनका समय शुरू, 298 बीसी तक इनका समय जाता है। दूसरे महान शासक जिनका नाम है बिंदुसार, जो इनके ही बेटे हैं, जिनका समय जाता है 298 बीसी से 273 बीसी। और एक आते महान शासक जिनका नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जिनका समय शुरू होता है 273 बीसी से और 232 बीसी। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है, और एक बात, इन सब की राजधानी आती है पाटलिपुत्र। प्रेजेंट का पटना, ये होती है राजधानी। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और उनके साम्राज्य के बारे में। हम चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की बात करें तो ये इनका एरिया जो नर्मदा नदी है इसके पास का एरिया और उत्तर भारत सिंध क्षेत्र, अगर हम इनकी बात करें तो ये जो आपका सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी, इसके बाद मध्य भारत, इसके साथ नर्मदा नदी का उत्तर का भाग। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो इनके नाम, जिसे सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम, ये ग्रीक शासक सेंड्रोकोट्स जिसे जस्टिन ने दिया, एंड्रोकोट्स प्लूटार्क ने दिया, ये सब ग्रीक लेखक, और ये अलग अलग नाम इसको देते हैं। मात्र 25 साल की उम्र में इन्होंने नंद वंश के राजा को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और इस स्थापना में इन्होंने अंतिम मगध के शासक धनानंद को हराया और मौत के घाट उतार दिया। और इस काम में उनका साथ देते हैं, उनकी सहायता, ऐसा काम करने में इनकी सहायता करते हैं इनके ही गुरु, इनके ही मंत्री, प्रधानमंत्री, जिनका नाम है चाणक्य, जिनका नाम है कौटिल्य, और जिनका बचपन का नाम है विष्णुगुप्त। ये सब एक ही नाम है, बस अलग अलग पढ़ते। विष्णुगुप्त बचपन का नाम, कौटिल्य युवावस्था का नाम, चाणक्य नीति बनाने के कारण। अब इसी समय में इनके सामने एक प्रॉब्लम आती है। जैसे ही इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया तो इस साम्राज्य के विस्तार के समय इनके सामने एक बड़ी चुनौती आती है, और वो है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर की राजधानी क्या है? जैसे कि अभी पीछे बताया, पाटलिपुत्र। अब इनके ही समय में एक इस एरिया में सिंधु के पार सेल्यूकस निकेटर नाम का एक राजा रहता था, जो कोई और नहीं बल्कि सिकंदर का ही एक गवर्नर था। तो जब वो इस एरिया में अपना शासन कर रहा है तो वो इस बात का क्लेम करता है कि ये जो सिंधु वाला एरिया है ये सिकंदर का एरिया है, और सिकंदर के द्वारा छीने गए क्षेत्र का मालिक मैं हूँ। लेकिन बच्चों, अब एक महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठ चुके हैं, परिस्थिति बदल चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एक युद्ध की संभावना होती है, एक युद्ध की संभावना होती है। और वो युद्ध क्या है? तो कहीं ना कहीं वो युद्ध 305 बीसी में एक युद्ध होता है। वो युद्ध किस किस के बीच? तो एक और तो है चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस, वहीं दूसरी ओर है सेल्यूकस निकेटर। किताबें इस बात को बताती हैं चंद्रगुप्त मौर्य एक ताकतवर शासक थे और ये जीत जाते, और ये सेल्यूकस निकेटर हार जाते। लेकिन इस युद्ध का कारण अगर आपके मन में आ रहा हो कि इसका कारण क्या है, तो कारण इसका है कि जो सिंधु के पार का क्षेत्र है, यह हम कहेंगे उत्तर पश्चिम क्षेत्र,
पर नियंत्रण। अब नियंत्रण किसका हो? सेल्यूकस चाहते हैं मेरा एरिया है, चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि मेरा एरिया। ऐसी कंडीशन में बच्चों एक संधि होती है, लगभग 305 में 304 में एक संधि होती है और संधि की कुछ शर्तें होती है। सबसे पहली संधि की शर्तों में क्या चीज आती है कि सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ स्थान देंगे। जैसे नंबर 1, इस स्थान का नाम है पैरोस पेमिस दई, मतलब हिंदू कुश का एरिया। ये चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाएगा। इसके बाद आता है जिसे कहते हैं हेरात, नेक्स्ट आता आर्कोसिया जिसे कहते हैं कंधार, और एक आता बच्चों गेड्रोसिया, गेड्रोसिया मतलब बलूचिस्तान। ये 4 क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर, 4 क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को देंगे और एरियाज। और इसके बदले में इसके साथ साथ अपनी बेटी हेलेना की शादी करेंगे और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य इनको 500 हाथी देंगे। कितने हाथी देंगे? 500 हाथी देंगे। और इसके साथ साथ बच्चों सेल्यूकस निकेटर के दरबार से, काबुल से मेगास्थनीज एक ग्रीक दूत पाटलिपुत्र में आए। पाटलिपुत्र में आता है और चंद्रगुप्त के दरबार की सामाजिक स्थिति को ये प्रदर्शित करता है। अब सवाल आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि इनका धर्म क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में जो पाटलिपुत्र में रहते थे, जो इनकी राजधानी थी, इस गद्दी को त्याग दिया और जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया। और इस जैन धर्म में इन पर प्रभाव किसका था? तो एक तरह से इनके गुरु भद्रबाहु जैन मोंक थे, जैन संत थे, जैन आचार्य थे। इनके प्रभाव में आकर इन्होंने अपनी गद्दी अपने बेटे बिंदुसार को सौंपकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में प्रस्थान किया। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चले गए और यहीं पर एक परंपरा के अनुसार एक जैन पद्धति के आधार पर, जिसे संलेखना कहते हैं, जिसे संथारा कहते हैं, इस पद्धति के माध्यम से इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो यहां तक कि बच्चों हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये सारी कहानी हमने पढ़ी। अब इनके साथ साथ आपको एक बात और देखनी, अगर हम इनके साम्राज्य का विस्तार, तो यहाँ पाटलिपुत्र, उत्तर पश्चिम भारत, पाटलिपुत्र, बंगाल वाला एरिया और ये सौराष्ट्र का एरिया, जहां पर इन्होंने जिस स्थान पर इन्होंने इसकी शुरुआत की, तो सौराष्ट्र वाले एरिया में इन्होंने सुदर्शन लेक की शुरुआत की। इसका मतलब ये पता चलता है कि ये सौराष्ट्र वाला एरिया भी इनके साम्राज्य के अंतर्गत आता था। यहाँ नर्मदा नदी, इस एरिया पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। इसके बाद हम आगे प्रशासन देखेंगे, लेकिन अभी हम पहले पढ़ते हैं राजनीतिक स्थिति। इसके बाद आते हैं दूसरे महान शासक जिनका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार का साम्राज्य उत्तर में असाका तक का एरिया चला। इनके साम्राज्य में केवल कलिंग का साम्राज्य नहीं था, तो इनका साम्राज्य पूरे भारत में मतलब दक्कन तक फैला, इस एरिया को छोड़कर। इसका मतलब कलिंग वाला भाग इनके अंडर में नहीं था। ये कलिंग है, ये दक्कन है। ऐसा कहा जाता है ये है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर। इसका मतलब ये पहली बार इनका साम्राज्य 2 समुद्र के बीच का हो गया। इनकी उपाधि अमित्रघात, अमित्रचेट्स मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार का मतलब है बिंदु मीन्स जहर और सार मीन्स निशान। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को उनके खाने में जहर दिया करते थे, लेकिन एक दिन उनकी पत्नी ने उस खाने को खा लिया, वो गर्भ से, लेकिन वो जहर की मात्रा बहुत ज्यादा थी। पता चला कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। चाणक्य को पता चला, चाणक्य ने तुरंत अपनी तलवार निकाली। उन्हें पता था कि बचने वाली नहीं है। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और दुर्धरा को और उन्हें मार दिया और उनके पेट काट के बच्चे को निकाला। जहर इतना था कि जहर बच्चे के निशान आ गए, बच्चे के माथे पर आ गया और उस निशान को कहते थे बिंदु, और वो निशान जहर का था, तो नाम हो गया बिंदुसार। क्योंकि बिंदु मतलब जहर, जहर का निशान, बिंदु निशान। मतलब बिंदु का मतलब क्या है? तो बिंदु का मतलब हो गया निशान, और सार का मतलब क्या हुआ? जहर। इसका मतलब क्या हुआ? जहर का निशान उनके माथे पर पहुंच गया, इसलिए इसका नाम हो गया बिंदुसार। इनके साम्राज्य का विस्तार दक्कन वाले एरिया में हो गया। दक्कन वाला एरिया
इस क्षेत्र तक इनके साम्राज्य का विस्तार हुआ। मतलब ये कौन सा हुआ? तो ये मैसूर वाला एरिया, मैसूर तक के एरिया पर इनका कब्जा हो गया। दक्कन वाला, ऐसा कहा जाता है कि जो तारकनाथ है वो ये बताते हैं, जो बौद्ध मॉन्क थे वो ये बताते हैं कि 2 समुद्र के बीच की भूमि को बिंदुसार ने जीता। बिंदुसार था। इनके बारे में और साहित्य, संगम साहित्य भी ये बताता है, जैसे शिलापदिकारम, जैसे मणिमेखलई, ये भी इनके साम्राज्य के विस्तार के बारे में बताते। साम्राज्य विस्तार, कुछ ग्रीक शासक इनके बारे में चर्चा करते हैं। इनके संबंध कैसे थे, किससे थे? अगर हम संबंध करते हैं, विदेशी संबंध, तो यह सीरिया के शासक, नाम है एंटियोकस, सीरिया में रहते, और भारत में पाटलिपुत्र में रहते हैं बिंदुसार। अब बिंदुसार के पास 3 डिमांड बिंदुसार 3 डिमांड भेजता है। पहली डिमांड में ये है, पहली मांग है कि मीठी शराब भेजनी है, दूसरी डिमांड है सूखे अंजीर भेजने हैं, और तीसरी डिमांड है सोफिस्ट भेजने हैं। अब बिंदुसार के दरबार में कौन रहता है? चाणक्य रहते हैं। ये इनके भी प्रधानमंत्री हैं, ये इनके भी दार्शनिक हैं। तो यहाँ पर अपने दूत को भेजते हैं, एंटियोकस वन डायमेकस नाम के राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजते हैं। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में पाटलिपुत्र में आते हैं और उनके पास मीठी शराब, सूखे अंजीर ये भेज देते हैं। लेकिन दार्शनिक को मना कर दिया जाता है, क्योंकि सीरिया के इस दरबार में उनका जो कानून है वो इसकी परमिशन नहीं देता। इसके बाद अगर हम धर्म की बात करें, तो बिंदुसार का धर्म, बिंदुसार अपने जीवन में आजीवक धर्म को मानते हैं, आजीवक धर्म को मानते हैं। ये धर्म है जो भाग्य में विश्वास करता है, भाग्य में विश्वास करता है। इन्होंने अपने शासनकाल में उज्जैन में और तक्षशिला में अपने बेटे अशोक को नियुक्त किया, गवर्नर बनाया, और अशोक को सुसीम के स्थान पर पाटलिपुत्र का भी है, पाटलिपुत्र मतलब पटना, लेकिन तक्षशिला का गवर्नर अपने बड़े बेटे सुसीम को बनाया था, लेकिन बाद में इसको हटाकर अशोक को ही गद्दी पर बैठाया और तक्षशिला का गवर्नर। अब शुरुआत होती है एक महान शासक अशोक के बारे में, एक ऐसा शासक जिसने भारत में ही नहीं पर दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म को एक वैश्विक यूनिवर्सल रिलीजन बना दिया, और जिसका साम्राज्य एक भारतवर्ष के कंसेप्ट को लेकर चला। इनके साम्राज्य में कलिंग वाला भाग भी भारत में या मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना। इनके साम्राज्य में केवल 4 राज्य ही अलग थे, जिसे चोल कहते हैं, जिसे पांडे कहते हैं, चेरा कहते हैं, सत्यपुत्र कहते हैं। ये 4 राज्य ही इनसे अलग थे, और राजधानी पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक महान इनके साम्राज्य के विस्तार और बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण उनको महान कहा गया। प्रारंभिक जीवन की बात करें, अर्ली लाइफ की बात करें, तो सम्राट अशोक शासक बनने से पहले तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर थे, उज्जैन के और तक्षशिला। इनके उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू, अशोक जब गवर्नर बने और अशोक ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाया, तो इनके अंदर एक महान शासक बनने की क्षमता बाहर से निकलने लगी, और उत्तराधिकार के लिए संघर्ष की शुरुआत हुई। का संघर्ष शुरू, ऐसा कहते हैं कि इन्होंने जो सिंगली ग्रंथ बताते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की, और इसके बाद वो गद्दी पर बैठे। लेकिन इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक बड़ा युद्ध किया। इस युद्ध का नाम है कलिंग युद्ध। अब कलिंग के बारे में थोड़ी सी बात करें, एवं बौद्ध धर्म। अशोक के समय में जो ये कलिंग है, उड़ीसा वाला भाग, ये ही साम्राज्य बाहर था, और ये व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ के पोर्ट्स बड़े सुरक्षित थे। इस क्षेत्र में कारीगरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिस पर सम्राट अशोक की नजर थी। कलिंग का युद्ध 261 बीसी से में लड़ा गया, और इनके जीवन का सबसे बड़ा, जिसमें 1.5 लाख लोग
जख्मी हुए और लगभग 1 लाख लोग मारे गए। इतने बड़े नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय बदल गया। इस हृदय परिवर्तन को करने वाले उपगुप्त नामक एक बौद्ध मोंक, बौद्ध संत के द्वारा सम्राट अशोक को चंड अशोक से धम्म अशोक में परिवर्तन कर दिया, धम्म अशोक में बदल दिया, चंड अशोक से धम्म अशोक। इसके बाद इन्होंने अपने साम्राज्य में अब कुछ धर्म प्रचार करना शुरू किया। धर्म प्रचार में इन्होंने लुम्बिनी, इन्होंने सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर की यात्रा की और अपने बच्चों को, अपने 2 बेटा और बेटी को कलिंग के अंदर, अपने बेटा और बेटी को कलिंग के माध्यम से श्रीलंका भेजा। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, दोनों को श्रीलंका बौद्ध प्रचार करने के लिए भेज दिया। और ऐसा कहा जाता है श्रीलंका में संघमित्रा ने एक बौद्ध वृक्ष बनवाया जो आज भी देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इन्होंने पाटलिपुत्र के तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया, जिसके अध्यक्ष मोगालीपुत्तिस थे। मोगालीपुत्तिस को बनाया। इसी के साथ बच्चों हम यहाँ पर इस लेक्चर को यही रोकते हैं, बाकी इसके आगे हम कल के लेक्चर में डिस्कस करें। आपको बच्चों ये वीडियो अगर समझ में आ रही है तो आप इसे आगे प्रमोट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।